Assalamu alaikum, dear students. I hope all students are very well. Welcome to our class, our first class. In that class, students, we discuss about periodic classification of element and periodicity. Okay, students, now we start. What is periodic table? Periodic table क्या है? Students, we know about very well. Periodic table to provide a basic framework. जो टेबल है ना, जैसे कि अगर हम अपने घरों के अंदर देखें, हमारे पास टेबल्स होते हैं, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को रखने के लिए, कि किसी चीज़ को वो शेप देने के लिए, अगर हमारे पास घर के अंदर एक शेल्फ बनी हुई है, उसके अंदर हमने क्या करना है, हमने किचन के बर्तन वगैरह रखने हैं। तो इसी तरह जो केमिस्ट्री में जब हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, तो उसके अंदर जो हमारे पास डिस्कवर्ड एलिमेंट थे, उनको एक प्रॉपर जगह चाहिए थी जिसके अंदर हम उनको क्या कर सकते थे, अरेंज कर सकते थे, अरेंज करने के लिए। तो इस टर्म को हम क्या नाम देते हैं, पीरियोडिक टेबल का नाम देते हैं। तो पीरियोडिक टेबल क्या, हमारे पास एक बेसिक फ्रेमवर्क है जो स्टडी करता है किसको, पीरियोडिक बिहेवियर। पीरियोडिक बिहेवियर में पीरियोडिसिटी किसने की, एलिमेंट की, ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट एज वेल एज देयर कंपाउंड। कि जो डिस्कवर्ड एलिमेंट थे उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए उनको एक ढांचा देने की ज़रूरत थी। जो उसको ढांचा, जिसको एलिमेंट को जब ढांचा दिया गया, बेसिक फ्रेमवर्क में उनको रखा गया, फिर उनकी प्रॉपर्टी को डिस्कस किया गया, तो इस टर्म को हम क्या नाम देंगे, पीरियोडिक टेबल का नाम देंगे। ओके स्टूडेंट, यू डू यू अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्या है? ओके, एंड व्हाई वी नीड अ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन? हमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्या है, हमारे पास एलिमेंट की ग्रुपिंग करना, किसके ऊपर, ऑन द बेस ऑफ सिमिलरिटी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद के ऊपर एलिमेंट को क्या करना, ग्रुपिंग करना, या एलिमेंट को समराइज करना। इस प्रॉपर्टीज को क्या नाम देंगे, हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का नाम देंगे। इससे क्या फायदा होगा, इससे हमें इजी होगा क्या स्टडी करना, कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। कॉमन प्रॉपर्टी एलिमेंट की स्टडी करना क्या है हमारे लिए एक आसान हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है व्हाई वी नीड अ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। हमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक होगा। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी थी कि हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, एलिमेंट डिस्कवर्ड होते जा रहे थे। हमारे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर जो डिस्कवर्ड एलिमेंट हैं वो कितने हैं, हमारे पास 118 डिस्कवर्ड एलिमेंट है। और हर एक एलिमेंट को वन बाय वन स्टडी करना, उनकी प्रॉपर्टीज़ को, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, उनकी वैलेंसी, उनके एक्सरसाइज वगैरह सबको डिस्कस करना क्या डिफिकल्ट था। इस वजह से हमें क्या ज़रूरत पड़ी, क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। कि देखिए कि हमारे पास जो एक समराइज फॉर्म में, एक कंबाइंड फॉर्म में हमें एक प्रायोरिटी टेबल की ज़रूरत पड़ी। जो इसकी क्या अहमियत है, ये टेबल इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ organized to provide a great deal of information about element। कि हमें ये एलिमेंट्स के मतलब क्या है, एक बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा मालूमात प्रोवाइड करती है। और किस तरह, हाउ टू रिलेट वन एंड अदर इन वन इजी टू यूज रेफरेंस। कि हमारे पास जितने भी पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे करें, एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ कैसे रिलेशन है, उस रिलेशन उनकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करने वाले क्या है, आसान है। और इस टेबल को हम यूज़ करते हैं टू प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इवन दो दैट हैव नॉट बीन। तक कि हम इस पीरियोडिक टेबल की मदद से, इस क्लासिफिकेशन की मदद से हम उन एलिमेंट की प्रॉपर्टी को भी डिस्कस कर सकते हैं जो उस टाइम डिस्कवर्ड नहीं हुए थे। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम इसको, अगर हम अपनी कॉमन एग्जांपल से, फिजिकल एग्जांपल से समझने की कोशिश करें, तो मैं आपको आपकी क्लास की ही एग्जांपल दूंगा। सपोज करते हैं कि हमारी सेकेंड ईयर की क्लास है, तो सेकेंड ईयर की क्लास के अंदर सिर्फ कौन से स्टूडेंट होंगे,
सेकेंड ईयर के स्टूडेंट होंगे उसके अंदर मैट्रिक के या बीएससी के एक स्टूडेंट या 8वीं क्लास के या प्राइमरी स्कूल के बच्चे नहीं होंगे। उस क्लासरूम के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन से स्टूडेंट होंगे? ओनली एंड ओनली सेकेंड ईयर क्लास स्टूडेंट। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम आप देखें कि क्लासिफिकेशन के हिसाब से अगर हम अपनी कॉलेज की लाइब्रेरियों को देखें तो कॉलेज की लाइब्रेरी के अंदर जब देखते हैं तो वहाँ पे भी क्या है, बुक्स की क्लासिफिकेशन की गई होती है कि लाइब्रेरी के अंदर एक क्या होता है, हमारे पास शेल्फ बनी होती है, उस शेल्फ के अंदर पोर्शन बने होते हैं, उसके ऊपर जो है ना एक लेबल चिपका होता है कि इस पोर्शन के अंदर क्या हमारे पास फिजिक्स की बुक रखी है, इसके अंदर हमारे पास इंग्लिश की बुक रखी है, इसके अंदर हमारे पास मैथ की बुक रखी है, इसके अंदर हमारे पास कंप्यूटर साइंस की बुक रखी है। तो इस तरह क्या है, हम उनको क्यों ऐसा किया होता है? क्योंकि जब हमारे पास उसके ऊपर नोटिस जो चस्पा होता है उससे हमें पता चल जाता है कि उससे हमें बुक्स को ढूंढना आसान हो जाता है। अगर उसके अंदर कोई अरेंजमेंट ना हो, उसके अंदर कोई क्लासिफिकेशन ना हो कि फिजिक्स वाली पोर्शन के अंदर शेल्फ्स के अंदर केमिस्ट्री की बुक पढ़ी हूँ, केमिस्ट्री वाले शेल्फ्स के अंदर मैथ की बुक पढ़ी हूँ, मैथ वाले शेल्फ्स के अंदर के इंग्लिश की बुक पढ़ी हूँ, तो किसी बुक को ढूंढना हमारे लिए क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर ये तरतीब के साथ बुक्स रखी होंगी, उनके नेम लिखे होंगे, तो उनमें से जो बुक हमें चाहिए होगी उसको ढूंढना हमारे लिए क्या होगा? आसान होगा। दैट्स इज अ मेन एडवांटेज ऑफ अ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। Okay, students, do you know about, do you understand periodic classification? Periodic classification क्या है, हमें इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी थी और periodic table क्या है? ओके स्टूडेंट, आगे है हमारे पास इस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर किस किस सेंटर्स ने अपनी कंट्रीब्यूशन की, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, those who made memorable contribution the classification of periodic table, उनमें से चंद एक हैं जिनके हम यहाँ पे नेम को डिस्कस करेंगे। उनमें से पहले नंबर पे हमारे पास अल्रोजी है, डॉपरेनियर है, न्यूलैंड है, मेंडलीव है। तो ये हमारे पास हैं जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल आज हमें नज़र आती है। तो इनकी मेन कंट्रीब्यूशन है, चंद एक की और भी हैं जिसमें मौजिले आ जाते हैं, जो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट हमारे पास क्या है? अल-राज़ी कंट्रीब्यूशन इन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अल-राज़ी की कंट्रीब्यूशन क्या है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर? अल-राज़ी ये वह मुस्लिम केमिस्ट था जिसने फर्स्ट जो है ना एलिमेंट को तो क्या करना है, पीरियोडिक टेबल के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि जो हमारे एलिमेंट डिस्कवर हो रहे हैं इनको अरेंज कैसे कर सकते हैं या कैसे किया जा सकता है। तो इसने कहा जो हमारे पास डिस्कवर्ड एलिमेंट हैं उनको अरेंज करते हैं किस बुनियाद के ऊपर? ऑन द बेस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद के ऊपर अगर हम एलिमेंट को अरेंज करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा? एक बेस्ट वे होगा। ठीक है, इसने इतना बताया था क्योंकि ये बेसिकली केमिस्ट्री था, ये बेसिकली फिजिशियन था, पैटर्न था। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आता है डॉबरेनियर। डॉबरेनियर की क्या? डॉबरेनियर एक जर्मन केमिस्ट है। इसने 1929 के अंदर एक पीरियोडिक टेबल को समझने के लिए, पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई करने के लिए एक लॉ दिया था जिसको हम क्या नाम देते हैं? लॉ ऑफ ट्राइएड का नाम देते हैं, जिसे हम क्या नाम देते हैं? लॉ ऑफ ट्राइएड। लॉ ऑफ ट्राइएड क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि हम एलिमेंट को अरेंज करेंगे ऑन द इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर, इसके ऊपर एटॉमिक मास। अगर हम एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास की बुनियाद के ऊपर अरेंज करेंगे इन ग्रुप ऑफ थ्री, तीन तीन का ग्रुप बना के हम एलिमेंट को अरेंज करें, जो उस टाइम डिस्कवर्ड एलिमेंट है उनके एटॉमिक मास की बुनियाद बनाकर एलिमेंट को तीन तीन के एलिमेंट का ग्रुप बना देंगे। उस तीन तीन के ग्रुप को हम क्या नाम देंगे? ट्राइएज। उसमें से एक उसने शर्त लगाई थी, उसने कहा था कि एवरेज मास इसका फर्स्ट का या अरिथमेटिक मीन फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का क्या होगा? अप्रॉक्सीमेटली एग्जैक्टली इक्वल टू होगा किसके? सेंट्रल एलिमेंट के एटॉमिक मास के। ठीक हो गया। कि सेंट्रल एलिमेंट जैसे कि ये हमारे पास सोडियम है, यहाँ पे सेंट्रल एलिमेंट हमारे पास स्ट्रोंशियम है। बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल है क्योंकि उसने 30 डिस्कवर्ड एलिमेंट थे जिनमें से उनको उसने फ्यू एलिमेंट को क्या क्या अरेंज करने की कोशिश की थी। ये देखिए उसकी क्या है हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, ये वाली पीरियोडिक टेबल है। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम। इनमें से लिथियम और पोटाशियम के एटॉमिक मास को उसने क्या किया, उसका एवरेज लिया। इसी तरह कैल्शियम और बेरियम के एटॉमिक मास का एवरेज लिया। इसी तरह क्लोरीन और आयोडीन का, इसी तरह सल्फर और टेलुरियम का, और फिर दरमियान ऑर्बिटल एलिमेंट का क्या किया उसने एटॉमिक मास को डिस्कवर्ड किया। तो ये देखिए हमारे पास ये एग्जांपल के थ्रू हमने सॉल्व करने की कोशिश की। 7 + 39 2 तो 46.23, तो ये 23 एटॉमिक मास किसका है? सोडियम का है। तो ये यहाँ तक कुछ हद तक तो ये हमारे पास डॉबरेनियर की लॉ ऑफ ट्राइएड करेक्ट माना जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स के ऊपर ये लॉ वेरीफाइड नहीं था। लेकिन इसने एक हमें बेसिक इनिशिएटिव दिया था पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट को अरेंज करने के लिए।
ठीक हो गया। बेसिक कंसेप्ट मतलब इसकी इनिशियल कंट्रीब्यूशन को समझा जाता है कि ये इसने इनिशियली कंट्रीब्यूट किया पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन के अंदर। उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड नंबर पे, वो इसकी क्या थी लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या थी डॉबरेनियर की? लिमिटेशन इसमें से फॉलोइंग लिमिटेशन है, इसमें फर्स्ट जो थी, ये लॉ जो वैलिड था फ्यू ग्रुप ऑफ एलिमेंट, चंद एक एलिमेंट के ऊपर तो वैलिड था, बाकी के ऊपर ये वैलिड नहीं था। इसके अलावा ये जो हायर एलिमेंट हैं, जैसे जैसे एलिमेंट का टाइम बढ़ता जाता है उनके ऊपर भी ये एप्लीकेबल नहीं था, जिसके एग्जाम्पल आगे हम देखेंगे कि हमारे पास जो 30, इसके अलावा ये ना हायर एलिमेंट और ना ही वेरी स्मॉल एलिमेंट के ऊपर। देखिए कि अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल के अंदर कि ये लॉ एप्लीकेबल हो रहा है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, अगर उसी फैमिली के साथ अगर हम पहले फर्स्ट तीन को देखते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है यहाँ पे देखें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, इनमें से क्लोरीन का अगर हम एवरेज मैच निकालें सेंट्रल एलिमेंट का, तो वो क्या आता है हमारे पास उस लॉ के मतलब एवरेज मीन के मुताबिक, तो वो आता है 9, लेकिन एक्चुअली इसका एवरेज 35.5। ना तो ये टर्म वैसे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, ना नियरली इक्वल है, ना ही एग्जैक्टली इक्वल है, तो यहाँ पे ये ला के आ जाता है, लिमिटाइज हो जाता है। ठीक हो, ये इसकी क्या है लिमिटेशन है किसकी, डॉबरेनियर की। उसके बाद आता है हमारे पास न्यूलैंड। न्यूलैंड एक इंग्लिश केमिस्ट था और ये एक म्यूजिशियन भी था। उसने 1964 में एक लॉ दिया था जिसको हम लॉ ऑफ ऑक्टेव के नाम से जानते हैं। उसने 62 एलिमेंट जो डिस्कवर थे उनको अरेंज करने की कोशिश की। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इसने कहा कि हम एलिमेंट को अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर या अचानक ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8 एलिमेंट वाज फाउंड टू बी फर्स्ट वन रेस्पेक्टिवली। और इस प्रिंसिपल को ऑन विच द क्लासिफिकेशन बेस्ड, इसको क्या नाम दिया उसने, लॉ ऑफ ऑक्टेव का नाम दिया। बेसिकली ये जो न्यूलैंड था ये क्या था, एक म्यूजिशियन था, ये गिटार बजाने वाला था। उससे इसने अपना इस लॉ को क्या किया था, जनरेट किया था, उसके साथ कंपेयर किया था। उसने देखा, उसने कहा जैसे कि गिटार होता है, सारंगी होती है ना, उसकी जो वायर्स होती है उसको जब हम बजाते हैं तो उसमें से डिफरेंट साउंड्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसा कि जब हम सारंगी को बजाते हैं तो उसमें से ये साउंड्स आती हैं, जैसे कि सा रे गा मा पा दा नी। तो ये जो सातवां है, जब इसके बाद आठवीं जो धुन आती है वो धुन किसके साथ मैच कर जाती है, वो धुन आपके पास किसके साथ में मिलती है, आठवीं जो होगी वो फिर क्या होगा आपके पास, ये जो है सा, ये ये आठवीं धुन ये होगी, तो ये वाली आठवीं है। तो ये क्या है आपके पास, हर मतलब जिस तरह आठवीं सुर धुन जो है वो फर्स्ट के साथ मैच करती है, इसी तरह जब आठवां एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी किसके साथ, फर्स्ट वन के साथ क्या करेंगी, मैच कर जानी चाहिए। ये किसने कहा था, न्यूलैंड ने। तो इसने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी, उस पीरियोडिक टेबल के मुताबिक इसने एलिमेंट को अरेंज करने की कोशिश की थी। देखिए जैसे कि ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद ये कितने हैं देखिए, 2 3 4 5 6 7, और ये आठवां एलिमेंट है। इसकी प्रॉपर्टी किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। ये फिर फिर ये क्या है सल्फर सातवां, फिर ये आठवां क्लोरीन। तो ये क्या है, एक दूसरे के साथ इनकी प्रॉपर्टीज मिलती हैं। तो ये क्या था हमारे पास कुछ इस तरह उसने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी। पीरियोडिक टेबल बनाने के बाद उसने क्या किया, इन एलिमेंट को अरेंज किया। देखिए यहाँ पे इसके अंदर कुछ देखें, एक सिंगल स्टार के अंदर दो दो एलिमेंट मिलते हैं। अगर देखें, अगर यहाँ पे वो दो एलिमेंट ना रखता तो निकल किसकी जगह पे पहुंच जाता, कॉपर की जगह पे, कॉपर किसकी जगह पे, जिंक की, जिंक किसकी जगह पे, यट्रियम, और यट्रियम इंडियम, इंडियम आर्सेनिक, आर्सेनिक सिलिकॉन, और सिलिकॉन किसकी जगह पे आ जाता, ब्रोमीन, ब्रोमीन कहाँ पहुंच जाता है, रुबीडियम की जगह पे। तो यहाँ पे ब्रोमीन और ये लिथियम, ये मेटल्स हैं, और ये क्या मतलब नॉन मेटल है, तो ये इनकी प्रॉपर्टी दूसरे के साथ क्या आ जाती है, डिसऑर्डर आ जाती है। तो इस वजह से इसने एक ही स्लॉट के अंदर दो दो एलिमेंट को रखना स्टार्ट कर दिया था, ताकि इनकी प्रॉपर्टीज क्या रहें, दूसरे के साथ मैच करते रहें, सिमिलर रहें। ठीक हो गया। उसके बाद इसके क्या है हमारे पास लिमिटेशन है, लॉ ऑफ ऑक्टेव की लिमिटेशन क्या है। इसकी फर्स्ट जो लिमिटेशन है वो क्या है कि ये वाला जो लॉ है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो वैलिड है अप टू, जो प्रॉपर्टीज एक दूसरे के साथ सिमिलर थी, एक दूसरे ग्रुप में रखा हुआ था, सिमिलर ग्रुप में रखा हुआ था, जिनकी प्रॉपर्टीज से मैच करें, वो किस कैल्शियम तक तो ये लॉ क्या था, कैल्शियम एलिमेंट तक तो एप्लीकेबल था, उसके बाद ये लॉ एप्लीकेबल नहीं था। ठीक हो गया। देखिए जैसा कि हमारे पास एक स्लॉट के अंदर उसके दो एलिमेंट रखना स्टार्ट कर दिया, दो एलिमेंट्स को, तो ये उसके अंदर क्या है, मेन एरर आना स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद were known at that time, but later several element were discovered। उसने 62 एलिमेंट को कहा, उसने सिर्फ कहा था ये 62 एलिमेंट हैं, यही है, इसके बाद कोई एलिमेंट डिस्कवर, लेकिन हर साल एलिमेंट न्यू एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे, तो उसके लिए कोई इसने प्लेस नहीं बताई थी। ये इसका लॉ में क्या आया था, एरर्स आए थे।
ठीक हो गया। उसके अलावा इसने एक ही स्लॉट के अंदर बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स को रखना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद आ जाता है मेंटली, जिसको बाबाए पीरियोडिक टेबल का नाम दिया जाता है। इसने फर्स्ट रेगुलर पीरियोडिक टेबल हमें दी थी, ये फर्स्ट रेगुलर पीरियोडिक टेबल जनरेट की थी, और उसने इसके लिए अपना एक लॉ था जिसे हम मेनली पीरियोडिक लॉ का नाम देते हैं। ये मेनली पीरियोडिक लॉ, इसने क्या कहा था कि एलिमेंट को हम अरेंज करते हैं, इसने वही बात दोहराई थी जो न्यूलैंड कहा गया था, arranged in ascending या increasing order of their atomic masses, then element having similar property appear to at a regular interval। सिमिलर प्रॉपर्टी रेगुलर इंटरवल के बाद क्या होती है, अपेयर होती है। इसने यहाँ पे ये बैन नहीं किया था कि हर आठवां एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है फर्स्ट वन के साथ होगी, इसके अंदर सिर्फ इतना डिफरेंस था। लेकिन ये लॉ किसके साथ, न्यूलैंड के साथ क्या करता है, रिलेट करता है। इस टाइम जब 1871 में ये क्रिश्चियन केमिस्ट उन एलिमेंट को इसने अरेंज किया था। इसने कहा था कि अकॉर्डिंग टू मेंडलीव प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर देयर पीरियोडिक फंक्शन देयर एटॉमिक मास। यही जो रेगुलर इंटरवल, क्या रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज क्या होती है एलिमेंट की, चेंज होती हैं। कि वो क्या कहता है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर देयर पीरियोडिक फंक्शन। जैसे जैसे वे एलिमेंट्स एक पीरियड से दूसरे पीरियड में, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जाते हैं, तो उनके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती जाती हैं, चेंज होती जाती हैं। उसने क्या किया, कैसे उसने अपनी प्रायोरिटी बनाई, उसने जो डिस्कवर्ड एलिमेंट थे उनमें से हर एलिमेंट को क्या किया, सेपरेटली वन 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 बाय वन डिस्कस किया। जो ताश के पत्ते होते हैं उसके ऊपर क्या हो किया, फर्स्ट हमारे पास हाइड्रोजन डिस्कवर था, उसको रखा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके कंपाउंड को, उनकी वैलेंसी को क्या किया, डिस्कस किया। ठीक है, उसका सैम्बल लिखा। इसी तरह उसने 63 कार्ड्स के ऊपर सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज, उनके सैम्बल, उनकी वैलेंसी, उनके एक्सरसाइज को लिखा और उनकी प्रॉपर्टीज को जनरेट किया। ठीक हो गया, उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। जैसे कि हमारे पास ये है कोई फर्ज कहते हैं लेट है, हमारे पास एक्स एंड वाई दो एलिमेंट्स हैं, उनको लिखा, उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया और हर एलिमेंट को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास, जो हमने जिसको पहले लॉग में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक हो गया। और एलिमेंट्स आर सेम प्रॉपर्टी एलिमेंट आर, जब उसने फिर क्या किया, उसने एक ब्लैंक टेबल ड्रा किया। उस टेबल के अंदर वन बाय वन उन कार्ड को रखना स्टार्ट कर दिया। जब उसने उन कार्ड को रखा, रखने के बाद उसने देखा तो एक दूसरे के नीचे जो आने वाले एलिमेंट थे उनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, एक दूसरे के साथ मिलती थी। तो इस तरह उसने एक लॉ जनरेट किया जिसे हम क्या कहते हैं, मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ का नाम देते हैं। इसी तरह जब ऊपर से नीचे और लेफ्ट टू राइट देखा तो एक दूसरे की सॉरी देखा तो एक दूसरे के साथ प्रॉपर्टी जनरेट एक दूसरे के साथ क्या कर रही हैं, मैच कर रही हैं। ठीक हो गया। तो इसी तरह उसने क्या किया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रोज कॉलम बना दी। तो उसने जब देखा कि एक दूसरे के नीचे आने वाले एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टीज दूसरे मिल रही हैं, तो टॉप टू बॉटम जो एलिमेंट्स है, आफ्टर स्टडी एलिमेंट्स वन बाय वन ड्रा रेगुलर पीरियोडिक टेबल, जिसमें उसने क्या किया, एक दूसरे के तो एलिमेंट को रखा तो 8 इस तरह वर्टिकल कॉलम बने थे, जिसके अंदर उसने एलिमेंट को क्या किया रखा था, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज बनी थी, जिसको उसने क्या नाम दिया था, 8 वर्टिकल जो कॉलम बने थे उसको उसने नाम दिया था किसका, ग्रुप्स का। और जो हॉरिजॉन्टल रोज थी उसको हम किसका नाम, उसने किसका नाम दिया था, पीरियड का। इसको हम बड़ी डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक में मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर ग्रुप्स और पीरियड को डिस्कस करेंगे। डू यू अंडरस्टैंड अबाउट डिमेट्री ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल? ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, that is a Mendeley periodic table. Here we see that is a how many groups, that is vertical column, that is called a groups. How many groups? 8 group. Okay, and he also place I have one group separate empty introduced, and see here placed, and how many horizontal rows, 1 2 3 4 5 and 6, 1 2 3 4 5 6 and
7 और ये 7 हॉरिजॉन्टल रोज उसने क्या की थी, रखी थी। ये थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। इसके मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को हम इसको बाबा पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो उसकी कुछ वजह है, उसके कुछ मेरिट्स हैं, उसके कुछ एडवांटेजेस हैं। उसके एडवांटेजेस में से सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, इसने क्या किया था, करेक्ट किया था डाउटफुल मैथ्स को। जैसे कि ये ब्रिलियम का स्टार्ट में जो एटॉमिक मैथ्स था वो था, कहते थे कितना है ये इसका एटॉमिक मैथ्स है, कहा जाता था कितना, अल्लाह को भला करे, 13.09। बाद में इसको किसने करेक्ट किया, ये करेक्ट किया था इसको मेंडलीव ने। कहा इसका एटॉमिक मास जो 13.9 नहीं है, 13.5 या 13.9 नहीं है, बल्कि इसकी करेक्ट मैच किया 9.01। ये जो नोलैंड था उसकी करेक्ट जो डिस्कवर्ड एलिमेंट थे उस टाइम उनको पता नहीं था कि एटॉमिक मैच, क्योंकि डोबरेनियर जो न्यूलैंड था, डोबरेनियर था वो एवरेट एटॉमिक मैच निकाल रहा था। तो इस वजह से इसका टाइम उसने कहा ये 13.5 नहीं बल्कि कितना 9.1 है, ये इसकी मेन कंट्रीब्यूशन है। उसके अलावा इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इसकी कंट्रीब्यूशन थी वो क्या थी, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट एंड देयर प्रॉपर्टीज। इसने क्या किया था, न्यू एलिमेंट को प्रिडिक्ट किया था जो उस टाइम डिस्कवर्ड नहीं हुए थे। इसने ये क्यों से प्रिडिक्ट किया था, उस उन एलिमेंट्स की जगह को खाली छोड़ दिया था। जैसे कि ये था स्कैंडियम, स्कैंडियम इसकी जगह खाली छोड़ दी थी, गैलियम की जगह खाली छोड़ दी थी, जर्मीनियम की जगह खाली छोड़ दी थी। तो इस तरह इसने इनकी जगह को खाली छोड़ने के साथ साथ सिर्फ खाली जगह नहीं छोड़ी, बल्कि इनकी प्रिडिक्ट किया था, प्रॉपर्टीज को भी प्रिडिक्ट किया था। ठीक हो गया। और जो एम्प्टी स्पेस के ऊपर पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट आए थे उनके लिए उसने नाम जनरल क्या किए थे, नाम दिए थे उनको। उसने कहा था कि एक एक जो खाली जगह पे है, जैसे कि यहाँ पे है स्कैंडियम, इसके लिए उसने कहा था एक से बोरॉन है, गैलियम के लिए उसने कहा था एका, सॉरी किधर गया, हाँ एका बोरान है, एका एल्यूमिनियम है, एका सिलिकॉन। और बाद में जब डिस्कवर्ड हुआ स्कैंडियम तो उसने एका बोरान के लिए नाम के एका बोरान को क्या कहा उसने, सेकेंडियम। और एका से एल्यूमिनियम के लिए कुछ क्या है कहते हैं, जर्मीनियम। ठीक हो गया। और उसके बाद एका सिलिकॉन को क्या नाम देते हैं, एका गैलियम। ठीक हो गया। सिलिकॉन के लिए एका गैलियम। ठीक हो गया। उसके बाद इसने क्या मेन और जो इससे भी बढ़कर एडवांटेजेस है, मेरिट्स है, इसने एक अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर एक ग्रुप इंट्रोड्यूस किया था, नोबल गैस व्हिच आर प्रेडिक्टेड लेटर कुड बी प्लेस्ड इन हिज पीरियोडिक टेबल विदाउट डिस्टर्बिंग द एक्चुअल फॉर्मेट ऑफ अ पीरियोडिक टेबल। कि एक पीरियोडिक टेबल के फॉर्मेट को डिस्टर्ब किए बगैर, या ना इसने एक ग्रुप को वो अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाया दिया था, जिसको हम क्या नाम देते हैं, नोबल गैस, जिसके अंदर हम रखते हैं। तो ये भी इसके क्या है, एक मेन कंट्रीब्यूशन है कि उसने डिस्कवर नहीं था तो उसके लिए उसने कहा था, ये जो ग्रुप इंट्रोड्यूस किया था उसने कहा उसमें एलिमेंट्स नहीं थे, उसने कहा यहाँ पे जो एलिमेंट्स आएंगे उनकी प्रॉपर्टी जो डिस्कवर्ड एलिमेंट है इससे मिलती जुलती नहीं होंगी, उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होंगी, और उन एलिमेंट को हम इस ग्रुप के अंदर रखेंगे। तो बिल्कुल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऐसा ही है। उसके बाद हर जैसा कि हमारे पास न्यूलैंड में, डॉबरेनियर में क्या थे, एरर्स थे, इसी तरह इसमें भी क्या है, सिद्धांतिक एरर्स हैं। इस फर्स्ट जो इसका एरर है वो क्या है, अनएबल टू प्रिडिक्ट द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को प्रिडिक्ट नहीं किया था इसने कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कहाँ पे आएगा। ठीक है, क्योंकि हम उसकी पीरियोडिक टेबल में देखें तो ऊपर क्या है हाइड्रोजन, उसके नीचे क्या है, सारी मेटल्स है। तो ये वाला सीन आज की हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी है। शायद आने वाले दिनों में इसको हम हल कर लेंगे। इस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में हम इस चैप्टर में बड़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद जो मेन और इसका डिसएडवांटेज था कि बाद में जब इसने एलिमेंट को डिस्कवर करते अरेंज कर दिया, अपनी पीरियोडिक टेबल दे दी, तो न्यू टर्म जनरेट हुई थी, वो थी आइसोटोप। कि हर एलिमेंट का आइसोटोप क्या होता है, डिफरेंट होता है। कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं, 3 आइसोटोप है। क्या है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रेटियम। तो तीनों का एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। और तीनों को अगर हम डिफरेंट प्लेस के ऊपर रखें तो जहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है 1 है और 2 की जगह ब्रिलियम है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ऐसे 2 ड्यूट्रियम बनना चाहिए, 3 की जगह पे ट्रिटियम बनना चाहिए। तो इस तरह हमारे पास इसके एटॉमिक मास जब डिस्कवर आइसोटोप डिस्कवर हुए, उसकी बुनियाद के ऊपर जब हम एलिमेंट को क्या करें, अरेंज करें, तो हमारे पास एक बहुत बड़ी टेबल आ जाती है। तो इस एटॉमिक मास को बुनियाद बना के हम एलिमेंट को अरेंज नहीं कर सकते।
ठीक हो। उसके बाद इसने पीरियोडिक टेबल के अंदर बहुत ज़्यादा खाली जगह भी छोड़ दी थी जानने के लिए, तो इसने उनकी प्रॉपर्टीज बता दी थी, उसने उनके टाइम में से बता दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा थे जिनके बारे में उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जैसे कि फ्रांसियम हो गया, रेडियम हो गया, एस्टाटीन हो गया। ठीक है, तो इसके लिए पास उनके पास की इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ठीक हो गया, तो इस वजह से भी ये ला क्या हो गया, ये ला से किसकी तरफ चला गया, ड्रॉबैक्स, इसके अलावा ड्रॉबैक्स आ गए। उसके बाद increase in atomic mass were not regular while moving from one element to another element। इस जो एटॉमिक मास था वो क्या है, एक जो मेन इसका डिसोनेंट बना कि वो एलिमेंट को एटॉमिक मास के ऊपर क्या कर रहा था, अरेंज कर रहा था, लेकिन एटॉमिक मास क्या है, एक रेगुलर वे नहीं है। देखिए हम अगर इसकी पीरियोडिक टेबल के अंदर यहाँ पे कोबाल्ट निकल के बाद आता है, क्योंकि कोबाल्ट का एटॉमिक मास क्या है 58.9 और निकल कितना 57.7। तो पहले से 7 कम वाला आना चाहिए ना, बाद में ज़्यादा वाला आना चाहिए। उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसने इनकी प्रॉपर्टी को अरेंज करने के लिए कि सेम प्रॉपर्टी वाले ग्रुप जो है ना वो सेम केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट सेम ग्रुप के अंदर आ जाए। इस वजह से इसने क्या किया, इनको एक आगे पीछे कर दिया कि एक्स की जगह पे वाई को रख दिया और वाई की जगह पे एक्स को रख दिया। तो ये इसके अंदर क्या है, एक मेन एरर आ गया। तो ये इस वजह से इस लॉ के अंदर क्या आ गई, लिमिटेशन आ गई। तो इन लिमिटेशन को, इन ड्रॉबैक्स को हम जो है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इन अ डिटेल। और हम हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और इम्प्रूवमेंट ऑफ अ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। Okay students, I hope you are understand very well. Any question, then you mention it in a links in a groups. Okay students, and take care. Allah Hafiz.